क्या वास्तव में अलादीन और जीनी इस दुनिया में मौजूद थे और हमारे देश की तरफ बढ़ रहे ऐसे कॉकरोचेस की सच्चाई जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर एक इंसान बिना दिमाग के भी जिंदा कैसे रह सकता है? तो गाइस, आज की वीडियो देखकर शौक के मारे आप इतने ज्यादा कांप जाएंगे जितना तो इस बार की ठंड में भी नहीं कांपेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। गाइस देखो, अगर मैं बात चाय की करूं तो कौन सी कंट्री आपके दिमाग में सबसे पहली बार आएगी? ऑब्वियस सी बात है, शायद इंडिया, क्योंकि इंडिया में ही चाय बहुत बड़े स्केल पर कंज्यूम की जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस चाय को हम सिर्फ चाय की तरह ही कंज्यूम कर रहे हैं, वेस्टर्न कंट्री उसी चाय को एज अ वेपन भी इस्तेमाल हमारे साथ ही करती है। गाइस आई एम डैम श्योर ये इंफॉर्मेशन आप तक कभी भी नहीं आने दी गई होगी, लेकिन जैसा कि हम सभी को पता है ना कि हमारी जो देखो ये बॉडी होती है ये एटम से मिलकर बनती है। तो जनरली हमारी बॉडी में क्या होता है कि जब भी किसी मॉलिक्यूल्स के एटम के बीच से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं ना, तो वो मॉलिक्यूल्स एक अनस्टेबल और हाईली रिएक्टिव पार्टिकल बन जाता है जिसको कि फ्री रेडिकल्स के नाम से जाना जाता है। और देखो ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, ये हमारे ब्रेन और हमारी बॉडी के सेल्स को काफी हद तक डैमेज करने का काम करते हैं। अब देखो कोई ऐसा बटन तो है नहीं कि बस बटन दबा दिए और ये रेडिकल्स जो है वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाएं। टेक्निकली इन रेडिकल्स को हमें न्यूट्रलाइज करना होता है एंड इंटरेस्टिंगली इनको न्यूट्रलाइज करने का काम ना भाई चाय करती है। और देखो ये मैं नहीं बल्कि खुद यूएसए ने साल 2002 में अपनी रिसर्च में इसे प्रूव करके दिखाया था। अब इंटरेस्टिंगली अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज की जो आर्मी होती है उसकी डॉक्यूमेंट्रीज को देखेंगे या फिर नॉर्मली उनकी डेली प्रैक्टिसेस को भी देखोगे ना, तो भाई आपको ये पता चलेगा कि उन लोगों को स्पेशली दिन में 2 से 3 बार कंपलसरी ग्रीन टी पीने को दी ही जाती है। अब देखो गाइस, ये जो ग्रीन टी होती है या फिर जो ये ब्लैक टी होती है ना, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि इन्हीं तरीके के फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। अब आप बोलोगे भाई इससे क्या हो जाएगा? तो देखो जो इंसान डेली बेसिस पर 2 कप या 3 कप ग्रीन टी पी रहा है ना भाई, वो दिमागी रूप से और फिजिकल टर्म में काफी ज्यादा एक्टिव रहेगा। अब यहां पर मैं क्लियर कर दूं भाई, दूध वाली चाय की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इंडिया में दूध वाली चाय पी जाती है और दूध वाली चाय से भाई साहब डिप्रेशन बढ़ता है, जिसे मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं। एंड एक्चुअली में भाई साहब ये वेस्ट की एक ऐसी रिसर्च या फिर सीक्रेट प्रैक्टिस है ना, जिसे आप मुझे खुद बताओ कि बीइंग एन इंडियन, यानी कि इतनी बड़ी चाय लवर कंट्री है यार, लेकिन हम में से कितने ही लोगों को ये सीक्रेट पता है? भाई साहब ना के बराबर। और हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ दूध वाली चाय को गटक रहे हैं। वैसे को बचपन से ही हमें ये बताया जाता है और ये हमें दिखता भी है कि जो लड़कियां होती हैं ना वो ज्यादा इमोशनल होती हैं, मतलब वो छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाती हैं और रोने लगती हैं। तो गाइस, क्या कभी आपने ये सोचा है कि भाई देखो सिर्फ जेंडर बदल देने से ही इतना बड़ा हमारा जो इमोशनल मैकेनिज्म है बॉडी का वो चेंज क्यों हो रहा है? तो गाइस देखो, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण लड़कियों की आदत नहीं बल्कि उनके दिमाग का स्ट्रक्चर होता है। असल में देखो गाइस, लड़कियों के दिमाग का जो लिम्बिक सिस्टम होता है ना, यानी कि वो पार्ट जो इमोशन को कंट्रोल करता है, वो लड़कों के कंपैरिजन में ज्यादा एक्टिव होता है। अब आप बोलोगे कि भाई ज्यादा एक्टिव क्यों होता है? तो देखो हमारे दिमाग का कौन सा पार्ट कितना ज्यादा एक्टिव होगा ये डिपेंड करता है कि हमारा ब्रेन किस समय पर किन तरीके के हार्मोन्स को रिलीज करेगा। अब देखो गाइस, जो ये फीमेल्स होती है ना, क्योंकि उनमें एस्ट्रोजन की क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है और एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि हमारे इमोशन को ट्रिगर करता है, तो जो लड़कियां होती है ना वो लड़कों के कंपैरिजन में ज्यादा सेंसिटिव और इमोशनल होती हैं। इसके साथ ही देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि लड़कियों का जो दिमाग होता है, उनके जो दोनों हेमिस्फीयर होते हैं, उनके बीच का जो कनेक्शन होता है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है लड़कों के कंपैरिजन में, और यही कनेक्शन इनके इमोशन को 10 गुना ज्यादा पावरफुल बनाने का काम करता है। यानी कि देखो इन शॉर्ट, जिन चीजों को देखकर या जिन्हें फील करके हम लड़के ऐसी एवं इग्नोर करके निकल जाएंगे ना, उन चीजों पर भी लड़कियां आपको रोती हुई नजर आएंगी। एंड टेक्निकली देखो ये उनकी आदत नहीं होती है बल्कि उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि भाई उनके दिमाग का स्ट्रक्चर ही काम ही ऐसे करता है। गाइस अभी ना मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो आई एम डैम श्योर आज से पहले आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। एंड इवन अब जो मैं बोलने वाला हूं, किसी भी डॉक्टर या फिर रिसर्चर से पूछना भाई साहब, वो आपसे आंखें चुरा कर भागेगा लेकिन इसका जवाब नहीं दे पाएगा। और देखो गाइस, इस चीज को समझने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपकी तरफ दे रहा हूं। मुझे ये बताओ कि हमारे जो पूरी बॉडी है उसको कंट्रोल करने वाले ऑर्गन का क्या नाम है? मेरे को पता है, मैं से तुरंत बहुत से लोगों ने बोला होगा भाई दिमाग। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर मैं आपके शरीर से दिमाग को निकाल लूं तो आपका शरीर जो है वो काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता, राइट? तो भैया अगर ये चीज इतनी ही ज्यादा सिंपल है तो साल 2007 में फ्रांस का एक इंसान बिना दिमाग के जी कैसे रहा था? तो एक्चुअली गाइस देखो हुआ कुछ ऐसा कि साल 2007 में फ्रांस में एक इंसान ना हॉस्पिटल के अंदर पहुंचता है और भाई ये बोलता है कि मेरा जो लेफ्ट पैर है भाई उसमें वीकनेस फील हो रही है, इसको एग्जामिन करो। अब डॉक्टर जब उसे एग्जामिन करते हैं ना, तो डॉक्टर्स उससे कहते हैं कि भाई आपकी जो पैर की मसल्स है भाई वो तो पूरे तरीके से सही काम कर रही है। काम करते हैं आपके दिमाग का MRI निकालते हैं, मे बी आपका जो दिमाग का वो पार्ट है जो आपके पैर को कंट्रोल करता है ना, शायद वो डैमेज हो गया हो। अब भाई साहब इंटरेस्टिंगली जैसे ही उसके दिमाग को एग्जामिन किया गया ना, डॉक्टर्स को ये दिखा, और ये जो इमेज है ना भाई साहब ये एडिटेड नहीं है बल्कि उसी इंसान के
के दिमाग की MRI है, जिसमें आप भी क्लियरली देख सकते हो कि भाई उस इंसान के शरीर में ना मुश्किल से 10% दिमाग ही बचा था। तो आप बोलोगे कि भाई बाकी का 90% दिमाग कहां चला गया? तो देखो गाइस, एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसको कि हाइड्रोसेफेलस के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या होता है कि देखो हमारे नॉर्मली दिमाग के अंदर ना इसमें एक फ्लूइड बनने लगता है, और ये फ्लूइड क्या करता है कि धीरे धीरे हमारे दिमाग को डैमेज करता है। अब देखो नॉर्मली ये बीमारी जिन भी इंसानों को होती है ना, उनके दिमाग का 5% 2% बस इतने ही एरिया को ये फ्लूइड जो है वो डिस्टर्ब या खराब कर पाता है। लेकिन बात अगर इस पेशेंट की जाए तो भाई साहब यहां तो इसने 90% से भी ज्यादा बड़े स्केल पर दिमाग को डैमेज करके पानी ही बना दिया था। जिसके बाद भाई साहब खुद रिसर्चर्स के सामने सबसे बड़ा ये क्वेश्चन हो गया कि भाई जब एक इंसान 10% से भी कम दिमागी पावर से जिंदा रह सकता है, तो बाकी के 90% दिमाग जिसके बारे में उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिख डाली हैं, भाई एक्चुअली में उनका क्या काम होता है? क्योंकि देखो बात अगर आईक्यू लेवल की भी करूं ना, तो भाई इस बंदे का आईक्यू लेवल निकला था 84 के आसपास, जो कि नॉर्मल आईक्यू लेवल के लगभग बराबर ही है। और फिर भी ये बंदा मस्त इतने ही छोटे दिमाग से अपनी जिंदगी को बिल्कुल नॉर्मल जी रहा था। और गाइस देखो यही वो सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए ना इस केस के बारे में आपको कोई भी रिसर्चर कभी भी ज्यादा डीपली बोलता हुआ नजर नहीं आएगा। इस केस को दबाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि टेक्निकली यहां पर आकर हमारी दिमागी पावर या दिमागी नॉलेज नेचर ने ना भाई साहब एक साइड में पटक दी थी। और अभी तक का इसलिए ये जो मेडिकल हिस्ट्री का ना ये वाला जो केस है वो सबसे ज्यादा स्ट्रेंज माना जाता है। गाइस देखो रिसेंटली जब इस वीडियो को लिखने के लिए मैं रिसर्च कर रहा था ना, तो मेरे सामने एक बड़ी अजीब सी चीज आई, और वो ये है कि जो अपने चाइना है ना, उनके शहरों से कॉकरोचेस की जो क्वांटिटी है वो काफी हद तक कम होने लगी है। अब आप बोलोगे कि भाई चाइना है, उनके कॉकरोचेस की क्वांटिटी कम हो रही है, भाई होने दो, इससे फर्क क्या है? देखो यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है जो शायद आपको नहीं पता होगा, कि जो ये कॉकरोचेस होते हैं ना भाई, इनको किसी भी सिटी या फिर जगह से खत्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मतलब पसीने छूट जाएंगे लेकिन कॉकरोचेस जगह को नहीं छोड़ेंगे। तो देखो गाइस इस पॉइंट पे ना अब मेरे दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये जनरेट हुआ कि आखिर फिर भाई उनके ये कॉकरोचेस आखिर जा कहां रहे थे? एंड एक्चुअली में गाइस जब इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी डीप रिसर्च करी, तब मेरे सामने आया चाइना का एक सीक्रेट मिशन जिसे कहा जाता है द साइबर कॉकरोचेस मिशन। असल में दोस्तों इस मिशन के बारे में ये कहा जाता है कि चाइना ना साल 2019 से भाई दिन रात एक करके इस मिशन के ऊपर काम कर रहा है, और उसी का ही जीता जागता पुख्ता एविडेंस है ये वीडियो क्लिप जो देखो अभी आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही है। और भाई बहुत मुश्किल से इसे मैंने निकाला है। और एक्चुअली में गाइस देखो क्या होता है ना कि इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत बड़ी क्वांटिटी में कॉकरोचेस के दिमाग को कंट्रोल करने के लिए उनके ऊपर एक इंटीग्रेटेड जो है चिप को लगा दिया जाता है। तो अब यहां पर आपके दिमाग में दो क्वेश्चन खड़े हुए होंगे, पहला इससे चाइना को क्या फायदा हो रहा है, दूसरा इस काम के लिए कॉकरोचेस को ही क्यों चुना गया? तो देखो गाइस पहली बात तो यह है कि चाइना आसानी से इन तरीके के कॉकरोचेस को ना किसी भी कंट्री के अंदर सप्लाई कर सकता है। एंड इवन अगर चाइना चाहे तो वो अच्छे खासे लेवल पर दूसरे देश की फसलों को तबाह भी कर सकता है। नाउ मूविंग ऑन द सेकंड क्वेश्चन कि भैया आखिर कॉकरोचेस क्यों? तो देखो गाइस ये कॉकरोचेस इसलिए है ना क्योंकि देखो कॉकरोचेस भाई साहब एक ऐसा स्ट्रेंज इंसेक्ट होता है, मतलब आप इसका सर काट दो ये जिंदा रह लेगा, आप इसको खाने पीने को मत दो ये जिंदा रह लेगा, ये काफी टाइम तक हर जगह पर जिंदा रह लेगा। ये उन बैक्टीरिया या फिर गंदी जगहों पर भी जिंदा रह सकता है जहां पर कोई दूसरा इंसेक्ट या फिर हम इंसान जिंदा नहीं रह सकते। एंड इवन भाई साहब आप इसको उठाकर रेडियो एक्टिव फील्ड में खड़ा कर दो, ऐसी जगहों पर भी ये कॉकरोचेस सर्वाइव कर पाता है। और ये वो रीजन है जिसके चलते हुए ना इन्हें ना सर्वाइवल मशीन भी कहा जाता है। हालांकि देखो गाइस इस पॉइंट पर ये बात मैं पूरी तरीके से क्लियर भी कर दूं कि इस मिशन की इंफॉर्मेशन है ना वो कभी भी आप तक आने भी नहीं दी जाएगी, क्योंकि भाई साहब ये जो मिशन है ना ये साल 2024 की स्टार्टिंग में ही पूरे तरीके से कंप्लीट भी हो चुका था। अब 2024 स्टार्टिंग अब एंड होने वाला है ना, तो इस पूरे साल में चाइना ने इन कॉकरोचेस का क्या किया, कैसे इस्तेमाल किया, भाई साहब इसकी किसी को भनक नहीं है। और यही वो रीजन है जिसके चलते हुए आप मुझे खुद बताओ ना कि आपको पता था सीक्रेट मिशन के बारे में? भाई साहब लिख के दे रहा हूं 100 में से 99 लोगों को ना इसकी भनक तक नहीं होगी। गाइस आज से कुछ दिन पहले मेरे एक भाई ने इंस्टाग्राम पर मेरे को एक रील भेजी जिसमें उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि भाई देखो ये स्मार्ट वॉच है, अलग अलग जगह पर इसको रखा गया लेकिन ये हार्ट बीट नहीं बता दिया, लेकिन जैसे ही इसको लॉर्ड शिवा के आइडल के ऊपर रखा जाता है ये उनकी हार्ट बीट बताने लगती है। तो पहली बार भाई इन तरीके की रील्स मुझको मत भेजा करो, क्योंकि जब मैं इनकी पीछे की साइंस बताऊंगा तो लोग मेरे पे ही चढ़ जाएंगे कि भाई क्या आप भगवान में बिलीव नहीं करते हो। भाई हाथ जोड़कर बोलो बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं, बट देखो बात ये है कि यहां पर जो ये हो रहा है ना गाइस ये कोई चमत्कार नहीं है बल्कि बेसिक सी साइंस है। तो प्लीज मेरे पर मत चढ़ना, मैं बस इसको साइंटिफिकली प्रूफ करके दिखा रहा हूं। तो देखो गाइस ये क्यों हुआ ना, इसे जानने से पहले आपको थोड़ा सा स्मार्ट वॉच की वर्किंग को समझना होगा। तो देखो गाइस हमारी जो स्मार्ट वॉच होती है ना, कभी आप इसको उल्टा करके देखना, इसके पीछे से क्या है ना कि ग्रीन कलर की लाइट आपको निकलती हुई दिखेगी। एक्चुअली में जो लाइट निकलती है ना ये एक सेंसर से निकलती है जिसे पीपीजी कहा जाता है। अब देखो इस सेंसर का जो प्राइमरी काम होता है ना वो सिंपल सा होता है कि भाई उसको इस ग्रीन कलर की लाइट को हमारी स्किन के अंदर डालना होता है। अब देखो स्किन के अंदर क्या होता है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में ब्लड होता है, और जो ये ग्रीन कलर की लाइट होती है ना वो जब ब्लड के ऊपर पड़ती है तो ब्लड इस ग्रीन कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। अब जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो ये स्मार्ट वॉच की तरफ आती है, और देखो स्मार्ट वॉच में ना एक अलग से भी सेंसर होता है जिसका यूज किया जाता है जो इसी रिफ्लेक्टेड लाइट को कैच करता है और उसको डेटा में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब देखो इस केस में क्या होता है कि हमारा जो दिल है वो कंटिन्यूअस तो पंप नहीं करता ना ब्लड को, वो खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है। तो अब देखो वॉच के पास क्या है, दो तरीके के डेटा होते हैं। पहला जब हमारा जो वो है ब्लड है उसकी सप्लाई बढ़ गई तो उस ब्लड ने जो है वो रिफ्लेक्ट किया,
सेकेंडली जब जो हमारा हार्ट है वो सिकुड़ा और उसने ब्लड को सप्लाई नहीं किया कुछ सेकंड्स के लिए, तो दूसरा डेटा हमारे स्मार्ट वॉच पर होता है उस ब्लड के द्वारा रिफ्लेक्ट किया गया लाइट जो कम क्वांटिटी में है, यानी कि ज्यादा क्वांटिटी कम क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी कम क्वांटिटी। अब क्या होगा कि जो हमारी स्मार्ट वॉच होगी वो इसी रिदम को मैच करने का काम करेगी और वो ये बताएगी कि आपकी बॉडी में 1 मिनट के अंदर आपका जो ब्लड है वो कितनी बार जो है ब्लड को सप्लाई कर रहा है। और ऑब्वियसली बात है वो जितनी बार भी सप्लाई करेगा वही आपकी हार्ट रेट होगी। लेकिन भाई लोगों यहाँ पर देखो जो हमारी स्मार्ट वॉच होती है ना भाई, ये इतनी भी स्मार्ट नहीं होती, क्योंकि देखो इन स्मार्ट वॉचेस को अगर आप किसी भी फ्रूट के ऊपर लेके जाओगे या फिर किसी भी चीज के ऐसे मटेरियल वाली चीज के ऊपर लेके जाओगे ना जो इस ग्रीन कलर की लाइट को ब्लड की तरह ही रिफ्लेक्ट करे, भाई उस केस में भी ये स्मार्ट वॉच उस फ्रूट की, उस आइडल की, उस स्टैचू की या फिर किसी भी चीज की हार्ट रेट आपको आसानी से बता देगी। और आपको तमाम ऐसी वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर देखने को मिलेंगी जिसमें लोग बोलेंगे भाई मैंने 40,000 रुपए खर्च कर दिए पर मेरी फिर भी स्मार्ट वॉच जो है वो किसी भी नॉन लिविंग थिंग की भी हार्ट रेट को बता रही है। अब देखो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन भी ये है कि भाई आपको अगर ऐसे सेंसर को अपने स्मार्ट वॉच में इनबिल्ट कराना है ना जो सिर्फ हार्ट से रिफ्लेक्टेड जो लाइट है उसी को ही एब्जॉर्ब करे, तो भाई उसकी कीमत आज की डेट में 5 से 6 लाख रुपए होगी। और ये कोई तुक नहीं बनता है कि भाई स्मार्ट वॉच की कीमत को हम मार्केट में 7 लाख रुपए या 7.5 लाख रुपए, भाई कोई बेवकूफ इंसान ही होगा जो इस तरीके की फिर स्मार्ट वॉच को खरीदेगा। तो देखो टेक्निकली ना इस वीडियो के अंदर भी वही हो रहा है, जब लॉर्ड शिवा के आइडल के ऊपर इस स्मार्ट वॉच को लाया जाता है तो वो जो मटेरियल है ना वो लाइट को ब्लड की तरह रिफ्लेक्ट कर रहा है और इसके बाद जो सेंसर्स है उनके पास डेटा आ रहा है कि 1 मिनट में लाइट उन्होंने भेजी वापस आई, भेजी वापस आई। तो उस तरीके से ना उसी डेटा ने एनालाइज किया और हार्ट रेट बता दी उस स्टैचू की। तो अब देखो इस वीडियो से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है, बट इसका जो मेन मोटिव है ना भाई वो थोड़ा सा फैब्रिकेट कर दिया गया है। तो टेक्निकली आप समझ सकते हो कि इन तरीके की चीजों के पीछे भी साइंस होती है। एंड इन द लास्ट हर हर महादेव। गाइस आपने भी ना बहुत से लोगों के मुंह से ये तो जरूर सुना होगा कि जो इंसान जितना ज्यादा इंटेलिजेंट होगा ना वो उतना ही ज्यादा दुखी और सैड रहेगा, मतलब वो खुलकर कभी भी अपनी लाइफ को उस तरीके से एंजॉय करता ही नहीं है। तो अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि क्या ये स्टेटमेंट सच है, और अगर ये सच है तो अगर इसके पीछे की साइंस क्या है भाई। तो देखो गाइस बात अगर इस स्टेटमेंट की करूं तो जी हाँ, साइंटिफिकली ये बात पूरी तरीके से सच है कि जिस इंसान का IQ लेवल जितना ज्यादा होगा वो अपनी जिंदगी में ना उतना ही ज्यादा उदास रहेगा। अब देखो ये चीज काम कैसे करती है, चलो इसे भी डिकोड करते हैं। तो देखो गाइस अब इसे ना बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए मेरे और आपके जैसे एक नॉर्मल IQ वाला बंदा है, अब हमारे सामने कोई भी चीज हो जाती है तो हमारे जो दिमाग है ना ये सबकॉन्शियसली बैक एंड पर उस चीज को या इवेंट को प्रोसेस करना शुरू करता है। जैसे एग्जांपल के लिए ये मान लो आपका कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है तो हमारा दिमाग तुरंत ही बैक एंड पर लॉस को प्रोसेस करेगा, मतलब वो अलग अलग एक्सपेक्ट रखेगा, उसके आंसर को निकालने की कोशिश करेगा, वो ये समझने की कोशिश करेगा कि भाई शायद हमसे इस पॉइंट पर गलती हुई होगी जिसकी वजह से हमें ये लॉस हो गया। अब देखो यहां पर ना आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज खुद के बारे में भी नोटिस करी होगी कि मान के चलो हमें लॉस हो भी गया लेकिन उसकी जो टेंशन होगी या जो परेशानी होगी ना वो 2 दिन 3 दिन या लॉस चलो बहुत ज्यादा बड़ा है तो 1 हफ्ते या 10 दिन रहेगी, लेकिन ओवर अ टाइम पीरियड धीरे धीरे हम उस टेंशन से बाहर आएंगे और मूव ऑन कर जाएंगे। तो भाई ये चीज कैसे हुई, क्योंकि देखो ऐसा इसलिए होता है कि हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स है जब से हमें लॉस हुआ है तब से वो उसकी अलग अलग पॉसिबिलिटी निकालने में लगे हुए हैं। अब मान के चल लो कि उस लॉस की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनती है 50, मतलब हमारे दिमाग ने बता दिया कि भाई ये 50 पॉइंट हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें ये लॉस हो सकता है। अब मुझे एक बात बताओ कि जो 50 पॉसिबिलिटी है ये हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स कितने दिन में प्रोसेस कर लेंगे? ऑब्वियसली वाला है 5 दिन 6 दिन या 1 हफ्ते में मैक्सिमम। अब उसके बाद क्या होगा, जब हम सारी पॉसिबिलिटी को निकाल लेंगे तो हमारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन होगा ना वो भाई एक तरीके से मूव ऑन कर जाएगा, मतलब वो अटका नहीं रहेगा उसके ऊपर क्योंकि न्यूरल कनेक्शन अपना काम पूरा कर चुके हैं। लेकिन देखो इससे उलट बात अगर मैं हाई IQ लेवल वाले बंदे की करूं ना तो उनके दिमाग के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनके दिमाग के जो न्यूरॉन्स होते हैं ये हाईली अलाइंड होते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर हमें आपको लॉस हुआ है और हमारे दिमाग ने उसकी 50 मैक्सिमम पॉसिबिलिटी निकाल ली तो भाई साहब इनका जो दिमाग होगा ना वो 50 नहीं 500 पॉसिबिलिटीज को निकालेगा। अब 500 पॉसिबिलिटीज को निकालने के लिए ऑब्वियसली बात है दिमाग को टाइम तो चाहिए ही ना। तो जिस चीज से हम 1 हफ्ते में या 10 दिन में मूव ऑन कर रहे हैं ये लोग उस चीज से 25 दिन या 30 दिन के बाद मूव ऑन करते हैं क्योंकि सबकॉन्शियसली इनका दिमाग उसी में ही लगा रहता है यार ये भी तो हो सकता था जिसकी वजह से मुझे लॉस हो गया। और लाइफ के बारे में तो आपको पता ही है कि भाई एक चीज होती है उसके कुछ दिन बाद दूसरी चीज हो जाती है। तो कंटिन्यूस बेसिस पर आप ये देखोगे, मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं भाई, किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, बट साइंटिफिकली भी ये बात पूरी तरीके से सच है कि जिस इंसान का IQ लेवल जितना ज्यादा कम होगा, यानी कि जिस इंसान के ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है उनका अलाइनमेंट जितना ज्यादा वीक होगा
वो लाइफ में उतना ही ज्यादा खुश होगा, क्योंकि उसके लिए ना वो 50 पॉसिबिलिटी भी उसका दिमाग नहीं निकालेगा, वो 10-20 में ही काम कर लेगा। तो टेक्निकली आप ये कह सकते हो कि हाँ भाई, हाई आईक्यू लेवल या जो लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो हमेशा ही एक टेंशन में या फिर स्ट्रेस में रहते हैं। तो अगर आप इस चीज को फील करते हो तो देखो कॉन्शियसली ना इसे कंट्रोल करने की कोशिश करो। और भाई बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेते हो तो थोड़ी सी टेंशन लो, क्योंकि मेडिकल साइंस ये भी बोलता है कि थोड़ी सी टेंशन लेना भी बहुत जरूरी होता है। कैसे देखो, जब से ना मैंने हर एक चीज की साइंटिफिक एविडेंस देना या साइंटिफिक थ्योरीज को बताना शुरू किया है, तब से हर दूसरी या तीसरी वीडियो पर भाई मेरे को एक कमेंट देखने को मिलता है कि भाई क्या वास्तव में अलादीन या उसका चिराग या फिर उसका जो जीनी था वो क्या वास्तव में इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे। और देखो ये क्वेश्चन ना काफी हद तक थोड़ा सा वैलिड भी है, क्योंकि देखो गाइस, बात अगर अलादीन या फिर उसकी जीनी की जाए तो देखो ये सिर्फ कहानी एक छोटी जगह तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये कहानी आपको दुनिया की ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा कंट्री में अलग अलग एक्सपेक्ट पर सुनने को जरूर मिलती है। तो भाई अगर एक कहानी, अगर सिर्फ वो कहानी ही होती तो आखिर वो इतनी बड़ी कंट्रीज तक फैल कैसे गई। तो चलिए गाइस, आज इस चीज को भी साइंटिफिकली प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि क्या वास्तव में अलादीन, उसका चिराग और जीनी जैसी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती थी या फिर नहीं। तो देखो गाइस, इस सिनेरियो या इस स्टोरी को अगर हम मान लें कि स्टोरी है, इसके हमें जो शुरुआती एविडेंस है ना वो आज से 300 साल पहले लिखी गई एक कहानी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहली बार अलादीन और उसके जिन के बारे में जिक्र किया गया था। तो अब देखो यहां पर सबसे पहले तो हमारे दिमाग में यह आता है कि भाई क्या कोई ह्यूमनली ऐसी सुपर नेचुरल आइडेंटिटी हो सकती है जो हर वक्त इंसानों के साथ रहती हो और उनकी विशेष को पूरा करती हो। तो देखो गाइस, इस चीज की सच्चाई जानने के लिए ना हमें और आपको चलना पड़ेगा तिब्बत। और तिब्बत क्यों चलना पड़ेगा? क्योंकि भाई तिब्बत में ना आज से कई साल पहले टूल्पा का एक ट्रेंड बहुत बड़े स्केल पर फेमस हो रहा था। अब भैया ये टूल्पा क्या होता है? तो देखो ये वो कॉन्सेप्ट था जिसमें जो तिब्बतियन मॉन्क होते थे ना, वो कई सालों तक ध्यान करके एक ऐसी ह्यूमनली आइडेंटिटी को क्रिएट करते थे जो ना सिर्फ उनके साथ रहती थी बल्कि वो उनसे ज्यादा समझदार भी होती थी एंड इवन वो उन्हें प्रोटेक्ट भी करती थी। और बात अगर विश पूरी करने की जाए तो उन मॉन्क्स के अकॉर्डिंग वो जो भी बोलते थे वो आइडेंटिटी, वही चीज उनके लिए सच करने में लग जाती थी। अब देखो यहां तक जो मैंने टूल्पा के बारे में बोला है ना भाई, ये मेरे शब्द नहीं है, इसके बहुत सारे एविडेंसेस जो हैं वो आपको ऑनलाइन देखने को मिलेंगे। लेकिन यहां पर मैं एक बात पूरी तरीके से क्लियर कर दूं कि जो ये टूल्पा है ना, ये देखो एक्चुअली में कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं होती थी, बल्कि ये हमारा दिमाग खुद ही हमारे लिए क्रिएट करता था। अब ऐसा कैसे हो गया? तो देखो गाइस, जो हमारे मॉन्क होते हैं ना, वो कई सालों तक ध्यान के जरिए अपने दिमाग को कन्विंस कर देते थे कि भाई एक्चुअली में उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए या उनके साथ रहने के लिए कोई ना कोई सुपर नेचुरल आइडेंटिटी मौजूद है। और देखो वो इस काम को सिर्फ इसलिए करते थे ताकि वो अपने दिमाग को और अच्छे वाले लेवल पर समझ सकें, साथ ही वो अपनी सर्वाइवल स्किल्स को भी और ज्यादा बेहतर कर सकें। क्योंकि देखो इस कंडीशन में ना वो लोग अपनी लाइफ को और जो उनको फॉलो करते थे उनकी लाइफ को और ज्यादा बेहतर कर सकते थे। और देखो गाइस, यही वो एक सबसे बड़ा कारण भी है जिसके चलते हुए साल 1930 में एक फ्रेंच एक्सप्लोरर अलेक्जेंड्रा डेविड नील ने अपनी बुक मैजिक एंड मिस्ट्री इन तिब्बत में इन टूल्पास का जिक्र भी किया है। एंड इवन भाई उन्होंने तो अपनी बुक में यह भी लिखा कि उन्होंने खुद भी 5 से 6 साल लगातार ध्यान की प्रैक्टिस करके ना अपने खुद के एक टूल्पा को क्रिएट भी कर लिया था। एंड इवन वो टूल्पा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि आगे चल के भाई इस बुक के राइटर को ना खुद अपने दिमाग को यह समझाना पड़ा कि भाई ये सिर्फ भ्रम है और ऐसा कुछ हकीकत में नहीं है, क्योंकि इनडायरेक्ट तरीके से ना उनका दिमाग इस चीज को भाई हैंडल नहीं कर पा रहा था। तो अब देखो गाइस, यहां तक ना आपका आधा कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से क्लियर हो चुका है और इसके भर भर कर एविडेंस आपको इंटरनेट पर देखने को मिलेंगे। इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप उसे पढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले भाई मैं क्लियर कर दूं कि मैं किसी को भी डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि देखो अब यहां ना इस थ्योरी को मैं जोड़ने वाला हूं साइंस से। तो देखो गाइस, अकॉर्डिंग टू साइंस अगर कोई भी इंसान अपनी अल्ट्रा शार्प कॉन्शियसनेस में बहुत लंबे समय तक खुद को ये यकीन दिलाए कि उसके आसपास कोई सुपर नेचुरल आइडेंटिटी मौजूद है, तो एक्चुअली में उसका दिमाग उसके लिए उस आइडेंटिटी को बनाने का काम कर सकता है, क्योंकि टेक्निकली हमारा दिमाग इतना ज्यादा पावरफुल है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में देखो, वो आइडेंटिटी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन क्योंकि आपने अपने दिमाग को यह भरोसा दिला दिया ना भाई कि मेरे आसपास वो आइडेंटिटी मौजूद है, तो वो आइडेंटिटी ना सिर्फ आपको दिखेगी, आपसे बात करेगी, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का भी काम करेगी एंड इवन अगर आप चाहें तो आप उसे ऑर्डर भी दे सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि फिजिकल वर्ल्ड में वो नहीं है तो शायद वो आपके ऑर्डर को कंप्लीट ना कर पाए, लेकिन सबकॉन्शियसली आपका दिमाग आपको ये भरोसा दिला देगा कि हाँ भाई उसने आपकी विशेष को पूरा किया है। और देखो इस कॉन्सेप्ट को ना मॉडर्न साइकोलॉजी में सेल्फ डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी के नाम से जाना जाता है। एंड इवन हमारी जो भाई न्यूरो साइंस है ना, वो भी इस तरीके से पूरे ही चीजों को ना एक्सेप्ट करती है, क्योंकि वो कहती है
कि जब बियॉन्ड कॉन्शियसनेस में आप अपने दिमाग से किसी एक आइडेंटिटी को सोचते हो, आप यकीन दिलाते हो, तो हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं वो उसी तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। तो अब देखो गाइस, अगर आप इस टूलपा वाले कॉन्सेप्ट को अब अगर अलादीन या उसकी स्टोरी से मिलाकर देखोगे तो देखो यहां पर एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी जनरेट होती है कि शायद उस समय भी लोग अपने सर्वाइवल स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए या फिर एक तरीके से कह सकते हैं ना, अपने दिमाग को एक अलग सुपर नेचुरल स्टेट में ले जाने के लिए शायद इसी तरीके की कोई प्रैक्टिसेस किया करते होंगे। और देखो यहां पर ये पॉसिबिलिटी इसलिए भी सबसे ज्यादा बड़े स्केल पर जनरेट होती है क्योंकि जो ये स्टोरी है ये हमें अलग अलग कंट्रीज में देखने को मिलती है। तो मे बी जो इस प्रैक्टिसेस को फॉलो करता था उसी ने ही अलग अलग कंट्री में जाकर इसी स्टोरी के अलग अलग एक्सपेक्ट को अलग अलग बुक्स में जाकर लिख दिया। क्योंकि देखो गाइस, बात अगर देखो रियलिटी की करूं तो यहां पर मैं अंधविश्वास बिल्कुल नहीं फैलाऊंगा, बट आप मुझे खुद बताओ ना कि यार देखो अलादीन का हमें कोई महल देखने को नहीं मिला, उसका कोई साम्राज्य देखने को नहीं मिला और ना ही कोई हमें ऐसा फिजिकल एविडेंस मिला है जिस बात को प्रूव करता हो कि एक्चुअली में इस दुनिया में एक ऐसा चिराग या फिर जीनी मौजूद था। तो देखो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अलादीन और उसकी चिराग की कहानी सिर्फ इसलिए भी फेमस हुई होगी क्योंकि उस समय जो लोग इस चीज को प्रैक्टिस करते होंगे ना, वो खुद को ये बिलीव दिलाते होंगे कि हकीकत में एक ऐसा जीनी मौजूद है जो उनकी विशेष को पूरा करता है। और शायद उस वक्त के लोग इस चीज को डेली प्रैक्टिस भी किया करते होंगे ताकि वो भी अपने टूलपा यानी कि जीनी को दिमागी रूप में जनरेट कर सके। हालांकि देखो गाइस, बात यहां पर अगर जीनी, जिन या फिर जिन्नात की जाए तो देखो उनकी भी आइडेंटिटी ना भूत प्रेत के जैसे ही होती है। मतलब वो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं लेकिन एनर्जी के बेसिस पर उन्हें भी समझा जा सकता है। तो अगर आप चाहें कि अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को भी साइंटिफिकली प्रूव करने की कोशिश करूं तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को प्लीज सपोर्ट दिखाइएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कीजिएगा। आई होप गाइस आज का एपिसोड आपको पसंद आया और आपने ऑलरेडी अभी मैंने बोला दोबारा से लाइक जरूर करना। एंड अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।